और सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है कि क्या नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के वजीर आला बन पाएंगे या फिर जो नौजवान क़यादत है उसके हाथों बिहार का इक़्तिदार होगा। दो नौजवानों ने दरअसल इस पूरे चुनावी में माहौल में एक खेल को हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग रास्ते पर डाल दिया है। एक तेजस्वी यादव और दूसरा चिराग पासवान। जिस तरह का इंतखाबात की तारीखों से पहले आपसी मेल जो दिख रहा था एनडीए में कि एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है और एलजेपी है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जिस तरह से एलजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की सभाओं में बढ़ती भीड़, इसने ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हालात का रुख मोड़ कर रख दिया हो। अब सबसे अहम सवाल यही है कि पहले दूसरे के बाद आज तीसरा और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में एक नया इक़्तिदार वजूद में आएगा या फिर नीतीश कुमार की क़यादत पर ही बिहार की आवाम भरोसा करेगी। खासतौर से जो 15 अजला के 78 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, उनमें अक्सर ऐसी सीटें भी हैं जहां पर अक़लियतों का वोट काफी डिसाइसिव है। और इस तरह से जो 78 सीटें हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इन 78 सीटों में से 2015 का अगर हम मुआवजा करें तो 2015 में सबसे ज्यादा 23 सीटें जेडीयू का हासिल हुई थी और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और आरजेडी थी। लेकिन तब और आज के इंतखाबात में फर्क यह है कि पिछली बार यानी 2015 में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थी, बीजेपी अलग थी, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ है और कांग्रेस और आरजेडी और बायां महाज इधर जुड़ चुका है। हम फिलहाल इस बारे में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे महफूज आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज, 4 बजने को है करीब और जो वोटिंग फीसद सामने आ रहा है और इस वक्त आप जहां मौजूद हैं, आप दरभंगा में जो हालात देख पा रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि पिछले बार का वोटिंग फीसद जो है वो आज के वोटिंग फीसद से कम पड़ जाएगा? आज ज्यादा वोटिंग होगी या कम वोटिंग होगी? देखिए विशाल, सुबह में जिस तरह से वोटर्स पोलिंग बूथों पर आए थे उसे देखकर अंदाज़ा ऐसा लग रहा था कि आखिरी फेज में वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों की तादाद पोलिंग बूथों पर कम हो गई और यहाँ तक कि दोपहर के बाद जो है पोलिंग बूथों पर कम से कम लोग जो है देखे गए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 3 बजे तक का जो अभी एदाद शुमार जारी हुआ है, मजमूई तौर पर 45% से कुछ ज़्यादा है वोटिंग परसेंटेज। दरभंगा में देखें तो 41% के करीब है। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ फीसद में मजीद इजाफा जरूर होगा। मुमकिन है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में जो परसेंटेज रहे थे उस परसेंटेज को इस बार के इंतखाबात में भी वो परसेंटेज जो है बाकी रहे। खास बात यहाँ ये भी विशाल हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे असेंबली हलके हैं इस 78 असेंबली हलके में जहां खवातीन ने रिकॉर्ड तोड़ जो है वोट किया है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि पूर्वी चंपारण यानी मशरकी चंपारण जो मोतिहारी का इलाका है, वहां नरकटिया असेंबली हलके में करीब 75% खवातीन ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। नरकटिया असेंबली हलका भी एक अक़लियती असेंबली हलका है जहां जेडीयू और आरजेडी के उम्मीदवार के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है। एलजेपी भी वहां इंतखाब लड़ रही है, तो जाहिर है एलजेपी ने जिस तरह से चिराग पासवान ने ऐलान किया था तो एलजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा रही है। मुमकिन है अजीम इत्तेहाद को ज्यादा फायदा हो जाए नरकटिया असेंबली हलके में। तो कह 75% जो है खवातीन ने वहां नुमाइंदगी की है, वोट दिया है, अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। लेकिन आमतौर पर यह भी हम लोग देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है गांवों के वजह से बढ़ता है, देही इलाकों के वजह से बढ़ता है। जमहूरियत के इस अजीम त्योहार में सबसे ज्यादा वो लोग शिरकत करते हैं जो देही इलाकों में रहते हैं, जिसे आमतौर पर ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत करने वाले लोग कहते हैं कि वो बेदार नहीं है। लेकिन तो महफूज, आप जिस आपका जो अंदाजा है कि शायद इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए, कहीं इसकी एक बड़ी वजह कोरोना का खतरा तो नहीं है? बिल्कुल वैसा कोरोना की मुद्दत कार में ये इंतखाब हो रहा है।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पोलिंग बूथ पर नहीं आ पाए, और जब उनसे बात हम लोगों ने किया, कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि कोरोना की मुद्दत कार है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने अपील भी की और लोग भी अपील किए, जो सामाजिक कारकुन हैं, मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, वो अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों से उन्होंने अपील किया कि वो बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों पर आएं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें। लेकिन वैसाल यहाँ खास बात यह भी है कि जो लोग भी पोलिंग बूथों पर आए, जिन्होंने भी वोट डाला, वो वोट डालते वक्त जो है उनकी जबान पर जो मुद्दा सबसे ज्यादा इस बार हावी है, तमाम सियासी पार्टियों की जबान पर और आवाम की जबान पर, वही जो है वोटरों ने की जबान पर हावी था, तरक्की का मुद्दा और रोजगार का सवाल। और रोजगार और तरक्की के मुद्दे पर लोगों ने वोट डाला है, पोलिंग बूथों पर आए हैं, चाहे वो नौजवान हो, खवातीन हो और या बुजुर्ग हो। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उन पार्टियों पर बनेगा, जाहिर है ये आखिरी मरहले का इंतखाब है, कौन पार्टी और किस कौन सा चेहरा जो है बिहार के वजीर आला की कुर्सी पर बैठता है, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन ये साफ है कि जो भी सियासी पार्टी बिहार के इक़्तिदार पर आएगी, उसके साथ साथ उतनी ही बड़ी एक जिम्मेदारी उसके साथ ये भी होगी कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और जो रोजगार का सवाल है कहीं ना कहीं उसे हल करे। ये बात सही है कि तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स जब भी बात करते हैं तो रोजगार की बात जो है आवाम में जरूर करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जरूर करते हैं, लेकिन ऑफ द और वो ये कहते हैं कि बिहार में रोजगार कहां से जनरेट करेंगे। एक पार्टी अजीम इत्तेहाद के लीडर जो है तेजस्वी यादव, जो वजीर आला के उम्मीदवार हैं, वो अगर कहते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में जारी करती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सब सियासी पार्टियों के लोगों के बीच जो है एक कंफ्यूजन का मामला ये रहता है। ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि रोजगार कहां से देंगे, लेकिन रोजगार उन्हें जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए कि लोग जो है इसी उम्मीद पर और इसी एक्सपेक्टेशन पर वोट दिए हैं, पोलिंग बूथों पर आए हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। लोगों में जो लोग भी पोलिंग बूथ पर आए हैं उनमें काफी खुशी था, काफी उमंग देखा गया, काफी जोश देखा गया। जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो भी काफी खुश थे कि इस जमहूरियत के त्योहार में वो अपनी शिरकत दे रहे हैं और उनकी वोटों से नेताओं के मुकद्दर का फैसला होगा, उनके वोटों से बिहार के इक़्तिदार पर जो है एक वजीर आला बैठेगा और उनके वोटों पर ही जो है ये मुद्दे जो उठे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं हल होंगे। तो जाहिर है जो भी आएंगे, जिस पार्टी की भी हुकूमत बनेगी उस पार्टी के लिए एक बड़ी जवाबदेही हो जाएगी कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। तमाम से जो दरभंगा की जो सीटें हैं, 6 सीटें हैं दरभंगा में, गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा और कुरहानी और मुजफ्फरपुर, ये कुछ और नहीं, माफ कीजिएगा, दरभंगा के लिए जो मैंने बताया आपको, दरभंगा, हायाघाट और क्योटी, जाले और बहादुरपुर, इन 5 में से जो फीसद है उस पर हम बारी बारी से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं जरा एक और अहम खबर बता दूं। खबर यह भी है कि कोरोना वबा के बीच हो रहे असेंबली इंतखाबात में बचाव के लिए इलेक्शन कमीशन मुहतात है। बगहा में कई पोलिंग मराकज पर डॉक्टरों को भेजा जा रहा है, जो वोटरों को तमाम एहतियाती तदबीर करते हुए वोट डालने के मुतालिक लगातार वहां बता रहे हैं। कई बूथों पर हमें चिकित्सक भी नजर आ रहे हैं जो लोगों को समझाते जा रहे हैं कि कोरोना से बचाव कैसे करना है, वोटिंग कैसे डालना है और वोटिंग डालने के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सर, आप इस बूथ पे आए, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं लोगों को? ये बता रहे हैं इन लोगों को कि कम से कम 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करें और वोट डालने से पहले वो हाथ में जो पॉलीथीन का मिला हुआ है ग्लव्स उसको पहन ले। तो पालन हो रहा है सब सही तरीके से? यहाँ सबको पालन कर रहे हैं, यहाँ फोर्स भी बहुत मदद कर रही है। लेकिन अभी भी सर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी भी ये लोग बहुत सटे हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा उनको समझाया जा रहा है, उनको समझा रहे हैं। हम भी देखे हुए, मैं भी खुद समझाया हूँ। एक बार सिक्योरिटी में जो लोग लगे कम से कम उन लोगों को तो समझाइए। इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, आप लोग जैसा डिस्टेंस मेंटेन करा दीजिए। तो देखिए ये निर्देश भी है और अच्छी बात यह है कि चिकित्सक भी पहुंच रहे हैं बूथों पर और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोटिंग करें। तो जाहिर सी बात है एक अच्छी कदम है जिसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय, जो कोरोना काल के समय वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा हो, लोग में किसी तरह का डर न हो, ये बेहद जरूरी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, बगहा।
लेकिन ये तमाम तर एहतियाती इकदाम जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आधे अधूरे हैं या ये कह लें कि पार्शियल हैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी। जिस तरह से इंतखाबात से पहले रैलियों में जो भीड़ देखी गई, चाहे वो किसी पार्टी की रैली रही हो, बड़े बड़े लीडर भी पहुंचे हेलीकॉप्टर से, तो ये तो देखा गया कि मंच पे जो लोग मौजूद हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग है, सामने खास दूरी तक जो लोग बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद का क्या हाल था ये सबने देखा है। और इस वक्त जो जहां पर वोटर लाइनों में लगे हैं, सुबह से हमने कई ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं, कई जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं जहां पर किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुआ। कुछ जगहों पर बेशक मेंटेन भी हुआ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना का खतरा अगर बढ़ रहा है तो क्या ये एक खतरे के लम्हे से होकर ये चुनाव जो गुजर रहा है, ये वाकई बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। शायद हमें आने वाले दिनों में इसका अंदाजा हो। फिलहाल रुक करते हैं अपने नुमाइंदे महफूज का। महफूज, हम आपके पास ये सवाल लेकर आ रहे हैं कि दरभंगा में जो सीटें हैं, दरभंगा एक असेंबली हल्का हो गया, हयाघाट है, बहादुरपुर है, क्योटी और जाले है। इन 5 सीटों में मुकाबला आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मुकाबला दो रुखी मुकाबला है, एनडीए बनाम अजीम इत्तेहाद, या फिर इनमें भी सहरुखी मुकाबला हो रहा है चूंकि पीडीए इस बार मैदान में है, जीडीएसएफ मैदान में है? देखिए विशाल, अगर दरभंगा की बात करें, दरभंगा में जो 5 असेंबली हलके हैं जिनका आखिरी मरहले में आज इंतखाब हो रहा है, दूसरे मरहले में बाकी हलके का इंतखाब हो चुका है, लेकिन 5 जो असेंबली हलके हैं जहां आखिरी मरहले में आज इंतखाब हो रहा है, वहां ये कह सकते हैं कि मुकाबला बिल्कुल अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच है और आमने सामने का मुकाबला है। हालांकि कई उम्मीदवार खड़े हैं, मुख्तलिफ अलायंस के भी खड़े हैं और इंडिपेंडेंस उम्मीदवार भी खड़े हैं, लेकिन मुकाबला सीधे तौर पर अगर है तो एनडीए और अजीम इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला है। और वोटर्स जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ अजीम इत्तेहाद और एनडीए के मामले में बात कर रहे हैं। वोटर्स अगर जो वोट दिया है तो मैक्सिमम वोटरों ने या तो एनडीए के उम्मीदवार को दिया है या अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट दिया है। उनके वोट डालते वक्त सभी वोटरों के जहन में एक तस्वीर जो रही है और लगातार जो है आ रही है कि तरक्की का मुद्दा या लोकल जो मकामी मुद्दे हो सकते हैं, दरभंगा के मकामी मुद्दे भी कई सारे हैं जो यहाँ के वोटरों के जहन में है। तो ये कह सकते हैं कि मुकाबला जो बड़े दो इत्तेहाद है, अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच में है। केवटी असेंबली हल्का जो दरभंगा में है, केवटी असेंबली हल्के पर सबकी नजर है। वो इसलिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के दिग्गज सियासी लीडर हैं, सीनियर हैं, अली नगर से इंतखाब लड़ते थे, पहली बार जो है केवटी असेंबली हल्के से आकर इंतखाब लड़ रहे हैं और वहां उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से है, यानी एनडीए उम्मीदवार से है। हाँ। तो कहा यह जरूर जा सकता है कि यहाँ कई सियासी लीडर खड़े हैं इस 5 असेंबली हलके में, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हों या दूसरे इत्तेहाद में शामिल हों, लेकिन मुकाबला बहरहाल एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच है। और दोनों इत्तेहाद ने जो मिथिलांचल के बारे में जो दावे किए हैं और जो वादे किए हैं वो करीब करीब मिलते जुलते हैं। खास बात यह है विशाल, दोनों इत्तेहाद के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि दरभंगा के सिलसिले में दरभंगा को डेवलप करेंगे। दरभंगा को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। एक योजना काफी पुरानी है, जब यहाँ से अली अशरफ फातमी जीता करते थे तो उन्होंने भी ये वादा किया था लोगों से कि तमाम जो भी तालाब है उसको जोड़ दिया जाएगा ताकि बाहर से लोग आएंगे देखने के लिए, सयाह आएंगे यहाँ से देखने के लिए। और इसलिए वहां पर मछली को पाला जाना, मछली का कारोबार भी बहुत ज्यादा होता है वहां। जी बिल्कुल बिल्कुल, मछली जो है यहाँ खास है, जाहिर है मिथिलांचल की पहचान जो है मछली से है। और वो तालाब जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो खूबसूरती भी बढ़ता है और उन तालाबों में मछली भी पाला जाता है, वो भी एक कारोबार में इजाफा होता है। तो मछली का कारोबार तो अभी भी बरकरार है, लेकिन उसको जिस हिसाब से जिस सतह पे पहुंचाया जाना चाहिए उस सतह पे मकामी लीडर जो है पहुंचा नहीं सके हैं। जो तालाब को जोड़ने वाली जो स्कीम थी वो कागज ही में दम तोड़ दी, उस सिलसिले में कोई काम नहीं हो सका। आज भी जो उम्मीदवार मैदान में हैं, मौजूदा इंतखाबात में भी वो तमाम उम्मीदवार जो है, चाहे वो दरभंगा जिले के मुख्तलिफ असेंबली हल्के के हों, लेकिन अपनी असेंबली हल्के के साथ साथ दरभंगा शहर को खूबसूरत
खूबसूरत बनाने के लिए और दरभंगा शहर को ट्रेड से जोड़ने के लिए, इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए, लोगों को रोजगार जनरेट करने के लिए, तालीमी मसले को हल करने के लिए, हेल्थ के सेक्टर में काम करने के लिए, डीएमसीएच को बेहतर बनाने के लिए, ये तमाम तर वादे जो है लोग कर रहे हैं और इस बार भी किया है। एक खास बात ये जरूर हुआ है कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया है। अब यहाँ से सीधे जो है हवाई जहाज की उड़ान होगी। कुछ हद तक ये एयरपोर्ट और यहाँ से हवाई जहाज के चलने से लोगों में रोजगार जनरेट होगा और दरभंगा एयरपोर्ट के इलाके में जाहिर है बाजार कायम होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये सच है कि तमाम सियासी पार्टियों के जो दावे हैं वो करीब करीब मिलते जुलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंतखाबात के बाद साबका तरीका जो है बरकरार रहता है, यानी साबका तरीका का मतलब कि लोग वादा और दावा करके भूल जाते हैं, दरभंगा वैसे ही रहता है, भगवान भरोसे रहता है, जो यहाँ लोग कहते हैं। मकामी लोगों से बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ट्रैफिक का मामला वैसे ही, गंदगी का अंबार वैसे ही है, साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, हेल्थ सेक्टर में कोई खास काम नहीं हुआ है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के लोग हैं यहाँ पे जो रोजगार देते हैं कुछ जो है शहर के लोगों को। डीएमसीएच की हालत इतनी खराब है कि लोग जो है वहाँ इलाज कराना नहीं पसंद करते हैं। जो पैसा वाले लोग हैं, गरीब तबका जो है वहाँ पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए। तो कई सारे मकामी इशू भी हैं। मतलब ये है कि जो चुनाव में, जो इस इंतखाब में जो रियासती सतह पे जो इशू खास तौर से रोजगार का चला है सूबाई सतह पर, वो उस मुद्दे के साथ साथ मकामी मुद्दे भी हैं जिसको ध्यान में रखकर, जिस पर गौर करके यहाँ के लोगों ने वोट डाला है और पोलिंग बूथों पर आए हैं। नौजवानों के भी एक अलग मसले हैं। नौजवान तबका जो है यहाँ बार बार ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है और रोजगार नहीं है। पढ़ने के लिए दरभंगा जो है पटना के बाद तालीम का सबसे बड़ा मरकज है, शुरू से रहा है, लेकिन आज दरभंगा और शायद यही वजह है कि जो तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उछाला है उसके इर्द गिर्द जो वोटर हैं या जो बिहार के अवाम हैं उन्हें लगने लगा कि हाँ इसमें कुछ दम है। मतलब एक वादा ही सही, लेकिन कुछ नए प्लेटफॉर्म से वादा हुआ है। महफूज, आप हमारे साथ बने रहें। एक हम आपको ये बता दें कि सहरसा से बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन झा जो है वो हर बूथ पर लगभग उन्होंने वोटिंग का जायजा लिया और ले भी रहे हैं। अभी भी आलोक झा ने दावा किया है कि अवाम जो है वो मोदी जी के नाम पर एनडीए के हक में वोट कर रही है और यहाँ उनकी जीत जो है वो यकीनी है। चरण का मतदान जारी है। सहरसा में भी वोटिंग चल रहा है। सहरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं आलोक जी, हम बात करते हैं। कैसा क्या माहौल दिख रहा है? आप तो घूम रहे हैं हर बूथ पर। देखिए, हर जगह देखने से यही लग रहा है कि जनता के बीच बहुत उत्साह है और जनता आज के दिन एनडीए के तरफ सीधा उसका रुख है और उसका ध्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं और मन बना चुकी है कि एनडीए की सरकार बनाना है और यहाँ भी सहरसा में एनडीए प्रत्याशी को जिताना। टक्कर लेकिन आरजेडी के साथ ही है। लवली आनंद आपको टक्कर दे रही है। टक्कर क्या देंगे? यहाँ डायरेक्ट टक्कर तो सीधा है कि आरजेडी से है, लेकिन कहीं वो टक्कर में नहीं है। जीत बीजेपी की होगी। बीजेपी की होगी। चलिए, तो आश्वस्त है आलोक जी की जीत बीजेपी की होगी। हालांकि फैसला 10 तारीख को होगा जब मतगणना होगी, लेकिन अभी से पार्टी के जो नेता हैं वो आश्वस्त दिख रहे हैं। क्या पसंद आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 सहरसा। पहले भी इससे पहले और आपको ये भी बताते हैं कि बेतिया में क्या हालात हैं, किन माहौल में वहां पर वोटिंग हो रही है, इसका भी जायजा हमारे नुमाइंदे ने लिया है। आपको हम दिखाते हैं। लोकतंत्र में आम हो या खास, वोटिंग का अधिकार सबको है और सबके वोट का एक बराबर अधिकार है। हम एक तस्वीर दिखाते हैं और बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण दृश्य है। देखिए, कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं, मजदूर हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व में ये लोग भी शामिल हुए। दिखाइए जो वोट डाले वो दिखाइए। आज इन्होंने भी वोट डाल दिया है, यानी कि ये आज लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया। और जाहिर सी बात है, इनकी भूमिका, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देकर आप समझ सकते हैं कि आज ये कितने खुश है। क्या नाम है आपका? बालेश्वर। अच्छा बालेश्वर जी, ये बात बताइए, कैसा लग रहा है आज वोटिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है, है? बहुत अच्छा है। कोई तरह की समस्या हुई? कोई दिक्कत नहीं है, है? कोई दिक्कत नहीं। कैसी सरकार? सरकार तो अच्छा दिखाई दे। सरकार कैसी चाहिए? सरकार में ये चाहिए कि हम लोग विकास चाहिए, हम लोग रोजगार चाहिए। गरीब के लिए हम लोग रोड पर नहीं घूमना चाहिए, हम रोटी के लिए, पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। अमेरिका। अच्छा, अमेरिका भी बताइए कि अब तक सरकार विकास हुआ है कुछ क्षेत्र में? विकास तो हुआ है, अभी तक विकास हुआ है जी।
अच्छा ये बताइए कि आप जब वोटिंग कर लिए उसके बाद मछली मारने पहुंच गए तो एकदम पर्व जैसा लग रहा है क्या आज? जी नहीं, बस सही दिखाई दे रहा है, अच्छा है। मतलब हम बोल रहे हैं आज कुछ अलग माहौल दिख रहा है वोटिंग के हाँ, दिन। माहौल तो अच्छा है, हाँ, बढ़िया माहौल है, हैं? माहौल तो अच्छा है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपने वोट तो कर दिया, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बहुत बढ़िया चाहते हैं हम। सरकार अच्छा बने नहीं? जी, आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छा सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्या करे आपके लिए सरकार? जो हम लोग का रोजी रोटी अच्छा से मिले, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, इसमें से पैसा कौड़ी जो है कहीं पे कोई छीन लेता है, कोई क्या कर देता है, तो हम लोग का ऐसा सरकार चाहिए जो सुरक्षा वगैरह, अमन शांति मिले। हम हमारे जो भी अभी क्या स्थिति है? अभी तो सही है। आप बताइए अभी क्या स्थिति है? सही तो है, वोटिंग भी बहुत सही हो रहा है। तो चाहते हैं कैसे अमन चैन बना रहे? हाँ, ऐसा ही बना रहा है। आपने तो वोट दे दिया, नेताजी हाथ जोड़े होंगे, वोट मांगे होंगे, लेकिन अब आपका उम्मीद क्या है कि नेताजी पूरा करेंगे? जी, पूरा करेंगे, उनकी बात है। हम लोग तो आपने वोट दे दिए। बिल्कुल। जी, आशा लगा कर तो बोले हैं, लेकिन अब उनके हाथ में करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए अजीब विडंबना है लोकतंत्र की। चुनाव के पहले नेताजी हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, और चुनाव के बाद जब वोटर वोट डाल देते हैं तो इनकी नजर टिकी रहती है नेताजी पर कि वो क्या करे। नेताजी अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो आप सोचिएगा कि आम हो या खास हर कोई ने वोट दिया है और इसी उम्मीद में कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, अमन और चैन होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेतिया। तो आनंद अमृतराज ने बात की उन लोगों से जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो जाहिर है भूखा तो यही कहेगा कि उसे पेट में दाना चाहिए। जिसके घरों में इल्म की रोशनी, वो यही चाहेगा उसके बच्चे भी पढ़ लिख लें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई ये कहे कि हमें सड़क चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, तो इससे पता चलता है कि बिहार में तरक्की का पैमाना क्या है और नेताओं के वादे क्या पूरे भी होते हैं। इनकी ख्वाहिशात ये जवाब देती हैं कि नहीं होते। महफूज, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूँ। सवाल महफूज इस बात को लेकर है कि जहाँ एक तरफ 21वीं सदी में नई नई चीज़ें और नए नए इजादात हो रहे हैं, आप हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, हिंदुस्तान भी ऐसा लगता है कि तरक्की के एतबार से जो है वो दो खानों में बटा हुआ है, एक नॉर्थ का इंडिया और एक साउथ का इंडिया। लेकिन ऐसे में जो बिहार के अवाम की जो बुनियादी ख्वाहिशात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, तालीम बेहतर हो वो उनके पास नहीं मिल पा रही है, अस्पताल बेहतर हो वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, सड़कें अच्छी हो वो उन्हें मैसर नहीं है, पीने का पानी साफ आता उनके घरों तक आता हो वो उन्हें मैसर नहीं है। इन तमाम कमियों के बीच जब ये बात की जाती है कि 15 साल या उससे भी ज़्यादा हमने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, जो कौमी शरह है बेरोजगारी की उससे लगभग 2 गुना बिहार का जो की शरह है बेरोजगारी की वो ये है। ऐसे में क्या वाकई माना जाए कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी अचानक अगर बढ़ जाती है तो क्या ये इसी वजह से है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था और शायद इसकी तरफ ध्यान तब गया जब कोरोना के दौर में कई रियासतों से मजदूर बिहार वापस लौटे, वो भी पैदल? देखिए विशाल, शुरू में इस इंतखाब को 15 साल बनाम 15 साल की सियासत पर सियासी पार्टियों ने कंसंट्रेट करने की कोशिश की, चाहे वो अजीम इत्तेहाद हो या एनडीए हो। लेकिन उस 15 साल बनाम 15 साल की सियासत में कहीं ना कहीं जो आम लोगों के मुद्दे थे और आम लोगों की मुश्किलें हो सकती थी या है, वो पीछे छूटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब कोरोना की मुद्दत कार में जो मजदूर बाहर से आए हैं और घर आकर भी वो बेरोजगार हैं, जो किसान यहाँ जिनकी फसलें जो है सैलाब में खराब हो गई, जो खुद भी जो है दाने दाने को मोहताज हैं, ऐसे में ये सवाल कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों के लिए अहम हो गया कि उनके मुद्दों पर और उनकी बातों पर जो है इंतखाबात को लाया जाए वापस, ताकि अपनी पार्टी की तरफ लोगों के वोटों को कहीं ना कहीं राग़िब कराया जा सके, अपनी झोली भरा जा सके। यही वजह है कि अजीम इत्तेहाद के लीडर ने, तेजस्वी यादव ने और उनकी पूरी टीम ने इस बात की प्लानिंग की और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। और ये एक ऐसा वादा था जिसका इंतजार जो है मानिए कि बिहार के लोग जो है वो कर रहे थे, वो मजदूर कर रहे थे, मुख्तलिफ जिलों से आए हुए लोग कर रहे थे। यही वजह है कि जात पात की सियासत में जकड़ा हुआ ये सूबा अचानक से
रोजगार के मुद्दे पर और डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो गुलबंद हो गया, खड़ा हो गया, और हर तरफ चारों तरफ से ये आवाज आने लगी कि हमें तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोजगार दो। और ये दबाव और ये प्रेशर जो है एनडीए के ऊपर इतना ज्यादा था कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में बताना पड़ा कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे अगर हमारी हुकूमत आ जाती है तो ये सवाल जो है काफी अहम हो गया तमाम सियासी पार्टियों के लिए। नतीजे के तौर पर आप देखेंगे तो एनडीए ने भी अपने पूरे इंतखाबी मुहिम को इस बात पर लाने पर मजबूर हुई कि वो भी रोजगार और तरक्की के ही सवालों को उन्होंने भी लोगों के सामने रखा, अजीम इत्तेहाद ने भी रखा, और बाकी लोग जो बिल्कुल महफूज। और ये मुद्दा इतना ज्यादा उछला कि लगभग तमाम पार्टियां जो हैं वो इसी के इर्द गिर्द बातें होने लगी और चर्चा होने लगी कि रोजगार कहां है, जब बेरोजगारी की शरह जो मुल्क की है उससे लगभग ज्यादा यानी कि 40 से ज्यादा फीसदी बेरोजगारी के बिहार में है, तो फिर रोजगार कहां है, या फिर 15 सालों में किसने क्या किया। आप बने रहे हमारे साथ महफूज। चंदन जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। चंदन, आपका इस्तकबाल करते हुए ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या आप रुझान देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है। आप जिन इलाकों का दौरा कर चुके हैं, क्या आपको लगा कि उसी जोशो खरोश के साथ लोग वोट करने आए हैं जैसे कि उम्मीद की जा रही थी? मधेपुरा के बाद अब जो है मैं धमदाहा जो विधानसभा सीट है वहां पहुंचा हूं, अलीनगर में, जहां पर सुबह की थोड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ यहां पर इकट्ठी हो गई और कतार में खड़े रहने को लेकर के लोगों के बीच में विवाद शुरू हुआ। उसके बाद फायरिंग भी करनी पड़ी थी। एक बात बता दूं कि यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से 70% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, यानी कि जो हंगामा हुआ उसका कोई असर नहीं है। इधर वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया है। मतलब पूरे मधेपुरा के तमाम असेंबली हलकों में या किसी खास असेंबली हलकों में 70% वोटिंग हुई है? देखिए, ये मैं बिल्कुल पूर्णिया जिले के धमदाहा जो विधानसभा सीट है वहां की बात कर रहा हूँ। पूर्णिया के धमदाहा, जी हाँ। वोटिंग जब तक मैं मौजूद था तो वहां पर भी वोटिंग जो है करीब 50% हो चुकी थी। उसके बाद हम इस तरफ आगे बढ़े हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए, तो हमने देखा कि 50-55% के आसपास वोटिंग हर जगह दिख रही थी। लेकिन धमदाहा के यहाँ जहाँ अलीनगर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अब तक जो है 70% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल इक्के दुक्के वोटर्स और भी आ रहे हैं, यानी कि ये वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा। एक बात बताना चाहूंगा कि सुबह यहाँ पर जो हंगामा हुआ था जिसकी वजह से फायरिंग करनी पड़ी थी वो बिल्कुल शांत हो चुका है और लोग अब शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज कुछ और आगे बढ़ेगा। और जो पूर्णिया के बाकी जो हलके हैं जैसे अमौर है, बायसी है, कस्बा है, बनमनखी है, रुपौली है और खुद पूर्णिया भी एक है। अमौर में भी काफी मतलब अमौर का मुकाबला क्या ये सेरुखी मुकाबला है, त्रिकोणीय है, या सिर्फ बिल्कुल एमआईएम वर्सेस वो जेडीयू है, एनडीए है, क्या है? यहाँ पर कोशिश जो एमआईएम ने भी की है, उसके बाद महागठबंधन की भी कोशिश है और जेडीयू की तरफ से भी कोशिश है कि इन सीटों को जो है कब्जे में लिया जाए। लेकिन एमआईएम के जो ओवैसी साहब ने कई बार दौरा किया, कोशिश की है कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोटर है उनको अपने पक्ष में लाया जाए और कई तरह की पुरानी जो उनके पिछड़े रहने की बात है, इन तमाम मुद्दों को उठा करके कोशिश जरूर की। इधर पप्पू यादव भी एक फैक्टर जरूर है। पप्पू यादव ने लगातार यहाँ जी चंदन जी हाँ, तो अब और की कहानी सुनना चाह रहा था आपसे। चंदन को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है या हम चंदन को नहीं सुन पा रहे हैं। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। तो पूर्णिया के धमदाहा की बात कर रहे थे चंदन। आपको बता दें कि पूर्णिया में जो असेंबली हलके हैं उनमें एक अमौर है, काफ़ी यहाँ पर काफ़ी कुछ साख टिकी है एमआईएम के खासों से अमौर में, और बायसी है, कस्बा है, बनमनखी है, रुपौली है, धमदाहा है, पूर्णिया है। महफूज हमारे साथ मौजूद है। महफूज, और हमने आपको अभी बताया कि पूर्णिया का हाल क्या है। इसी के साथ हम अपने नुमाइंदे विक्रांत से जुड़ेंगे। विक्रांत, अब वक्त जो है वो पोलिंग का लगभग अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में विक्रांत, आप सुबह से जिन जिन बूथों पर गए, आपने क्या महसूस किया? वोटिंग टर्नआउट कितना ज्यादा है या कम है?
देखिए वोटिंग टर्नआउट एक अच्छा असर दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से सुबह से पोलिंग आ रही है हर घंटे के बाद का जो रिजल्ट सामने आ रहा है चुनाव आयोग के जरिए वो दिखाता है कि एक सकारात्मक वोटिंग हुई है और 45% से ऊपर वोटिंग 3 बजे ये साबित करती है कि वोटिंग सही दिशा में चल रही थी और कोरोना को देखते हुए कई तरह के प्रोटोकॉल चुनाव आयोग ने इस बार तय किए थे, उन सभी का पालन करना भी था हर बूथों पर और कई ऐसे शहरी बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल तो पालन हो ही रहे थे। जो ग्रामीण इलाके वहां पर भी हर वोटर को पूरी तरीके से उसको सैनिटाइजर देना, उसको मास्क, उसके हाथ में ग्लव्स वगैरह देना, ये सब पूरी तरीके से पालन करते हुए अगर वोटिंग परसेंटेज इतना रहता है तो इसे एक सकारात्मक रुख लेना चाहिए। और जिस तरीके के पिछले 2 चरण भी गए हैं उसमें जो लास्ट टाइम की वोटिंग थी उसके करीब करीब पहुंचे और कई जिलों में आगे भी निकले, तो ये एक सकारात्मक चीज है। और कोरोना के इस समय में काफी मुश्किल चुनाव इसे माना जा रहा था और निश्चित तौर पर ये चुनाव खत्म होने के बाद ये एक बड़ी मिसाल बनेगा कि इस समय पे इस तरीके से इस चुनाव को अंजाम दिया गया। विक्रांत, आप किन किन विधानसभा क्षेत्रों में जा पाए और क्या महसूस किया आपने कि उन विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दे क्या हैं, बड़ी समस्याएं क्या हैं और आपको क्या लग रहा है, आपकी अपनी रीडिंग क्या है कि मुकाबला किसके किसके बीच है? देखिए अब मुद्दे जो है चुनाव के वो थोड़ा, क्योंकि चुनाव का एकदम आखिरी चरण है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दा बनाया गया था रोजगार का मुद्दा, वो एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में। लेकिन जो सरकार की तरफ से विकास और पीएम नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और एनडीए की अगर हम बात करें तो जो राज्य सरकार का कामकाज है उससे भी आगे बड़ा मुद्दा बन करके निकल करके सामने आया पीएम नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता। और उनकी रैलियों में भी ये चीज देखने को मिली और आम लोगों से भी जब आप बातचीत करते हैं तो चुनाव भले ही बिहार विधानसभा के लिए हो रहा हो, लेकिन उम्मीदवारों की बात नहीं करते जो एनडीए के समर्थक हैं, वो सीधा प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लार्जर देन लाइफ की जो एक बात की जाती है वो हर चुनाव में प्रधानमंत्री की दिखाई देती है। लेकिन ये बात सही है कि मुकाबला इस बार थोड़ा कड़ा है और जिस तरीके से शुरुआत में 1 महीने पहले ये दिखाई दे रहा था ये एकदम एक तरफा चुनाव है, उसको विपक्ष ने अपने कड़ी मेहनत से और विपक्ष ने चुनाव को थोड़ा रोमांचक बनाने की कोशिश जरूर की और उसमें कई प्रखंडों में अगर हम देखें तो उन्हें सफलता भी मिली। विक्रांत, आप किन किन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर पाए इस वजह से? देखिए आज मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में हम लोग घूमे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी इलाकों में बिहार में घूमने का मौका मिला और जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी रैलियां की, और चाहे हम बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की, एक दिन में 15 से 16 रैलियां तेजस्वी यादव के जरिए की गई और सरकार और उनके मंत्रियों के जरिए भी रैलियां लगातार होती रही। तो कहीं ना कहीं चुनाव काफी रोमांचक रहा और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रोजगार, विकास, इन सब चीजों को लेकर के वोटर बात करता है। और कई एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाई देती है कि वोटर जब बात करता है तो वो कहता है उसे विकास भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। तो वोटर, क्योंकि कई लोग इस तरीके से इसे परिभाषित करते हैं कि विकास अगर कोई बोलता है तो वो एनडीए का वोटर है और अगर कोई रोजगार बोलता है तो वो तेजस्वी और आरजेडी का वोटर है। लेकिन वोटर बहुत समझदार है, वो उसे विकास भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। तो उसके लिए अब हमें 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा जब मतपेटियां खुलेंगी और जो जादू पिटारा है वो सबके सामने आएगा। विक्रांत, मुजफ्फरपुर में जो अभी इस फेज में मुजफ्फरपुर के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो गाय घाट है, औराई है, बोचहा है, सकरा है, कोहरनी है और मुजफ्फरपुर खुद भी है। तो आप जिन जिन जगहों पर गए, आपने वहां विकास की क्या क्या तस्वीरें देखी? क्या आपको लगा कि आप एक ऐसे बिहार के, एक ऐसे मुजफ्फरपुर में है जो 21वीं सदी का बिहार है, 21वीं सदी का ये मुजफ्फरपुर है? आपने वहां क्या महसूस किया तरक्की के नाम पर? विक्रांत को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि विक्रांत ने यह कहा है कि जो बताए थे हमारे नुमाइंदे कि वहाँ पर मुद्दे अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि विकास चाहिए उन्हें, मतलब ये कि तरक्की जितनी वो चाहते थे हुई नहीं है और होनी चाहिए। उन्हें रोज़गार चाहिए, यानी कि बेरोज़गारी है वहाँ पर। उन्हें तालीम के शोबे में अगर और ज़्यादा तरक्की चाहिए, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो सिस्टम है एजुकेशन का, उस पर बहुत बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पल पल की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। भूलिए नहीं, चूंकि बिहार का तीसरा और आखिरी मरहले का ये मरहला चल रहा है। आज जो फैसले वोटर ईवीएम में बंद कर रहे हैं वही फैसला है जो 10 नवंबर को
आएगा और ये बताएगा कि बिहार की तकदीर किसके हाथों में होगी। छोटा सा ब्रेक।